नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम बात करेंगे 70 के दशक के भारतीय फिल्मों के दौर की। वजह होगी एक किताब, द स्विंगिंग 70s स्टार स्टाइल एंड सब्सटेंस इन हिंदी सिनेमा, और माध्यम होंगी इस किताब की सह संपादक निरुपमा कोटू, जो संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं कोयला मंत्रालय भारत सरकार में। वो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निदेशक फिल्म के पद पर भी लंबे समय तक कार्यरत रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब जब अधिकारियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि वो बहुत मशीनी तौर पर काम करते हैं। फिल्म, एंटरटेनमेंट, शायद उनका इन सब से कोई सरोकार नहीं होता है जी। आपको ये कैसे अवसर मिल गया द स्विंगिंग 70s के लिए? जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बिल्कुल सच है कि हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि एक तरह का मशीन बन जाते हैं हम लोग और फाइलों के बाहर दुनिया भूल जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से मेरा शौक़ हमेशा था फिल्मों में। मुझे लगता है कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी परिवार नहीं होगा जिन्होंने फिल्में कभी देखी ना हो, खासकर हिंदी फिल्में। और मेरी जनरेशन जो है, हम लोग जो 70s में छोटे थे, जब बॉर्न इन 70s, जिनको जनरेशन एक्स भी कहा जाता है, हम लोगों के लिए फिल्मों की अहमियत कुछ और थी आज के दौर से। अगर आजकल के बच्चों को देखें, उन्होंने जिस तरह फिल्में देखी हैं और हमने जिस तरह देखी हैं, उसमें बहुत फ़र्क मुझे नज़र आता है। और इसी फ़र्क को समझाने के लिए ख़ास करके नई पीढ़ी को कि फ़िल्मों की क्या अहमियत होती थी और किस तरह हम लोग फ़िल्में देखते थे, समझते थे, उनके गाने सुनते थे, उनका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या होता था। तो हमें लगा ये नई पीढ़ियों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए सोशल मीडिया तो होता नहीं था। हमारा सोशल मीडिया कह लीजिए, मास मीडिया कह लीजिए, सब कुछ ये था। और एंटरटेनमेंट का मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा रुचि रहा है कल्चर में, तो मैं समझती हूँ जो पॉपुलर कल्चर, जिसको हम पॉप कल्चर कहते हैं ना, जिसमें संगीत भी आता है, जैसे सुगम संगीत, उसकी हम अहमियत समझते नहीं कभी कभी अपने जीवन में। हम उसको लाइटली लेते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट ही है, मतलब मन बहलाने की चीज़ है। लेकिन वैसे इसका प्रभाव हमारे जीवन पे काफ़ी होता है और हमारे सुख दुख में काफ़ी, एक तरह से जैसे संगीत होता है ख़ासकर, हमारा साथ देता है। तो वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, अनुभव हमारे अपने राइटर्स के, हमने सोचा हम एक एंथोलॉजी बनाएं और हमारी जनरेशन के खासकर अलग अलग जो फिल्मी राइटर्स हैं उनके अनुभव जोड़ के एक तरह की किताब बनाएं और हर पहलू को देखें। और तो पहला विचार कब आया, जब आप INB मिनिस्ट्री में फिल्म से जुड़ी हुई थी, उस वक्त ही इसका विचार आया? कब आया आपके जहन में कि भाई इस तरीके की एक किताब आनी चाहिए? जी नहीं, बल्कि ये एक आयरनी हम कह सकते हैं। जब हम किसी जॉब में होते हैं, हम उसको एंजॉय उस तरह नहीं कर पाते। तो जब मैं 3 साल फिल्में देख रही थी, फिल्म सेक्टर को, जिसमें कि NFDC जैसे फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं और ये फिल्म फेस्टिवल्स हैं जो भारतीय सिनेमा को प्रमोट करना, इंडिया में भी IFFI के ज़रिए, नेशनल अवार्ड्स के ज़रिए, और बाहर फिल्म फेस्टिवल्स में जैसे कैन, टोरंटो, बर्लिन। तो उस वक्त हम खुद एंजॉय नहीं कर सकते फिल्में, क्योंकि हमारा एक काम होता है और हर वक्त एक दिमाग पे एक बोझ भी होता है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट भी हम लोगों के अंडर था। तो जब मैं INB से बाहर निकली, मेरा वहाँ जो स्टेंट ख़त्म हुआ, तब मैंने फ़िल्मों में लिखना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग, धीरे धीरे आर्टिकल्स बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में, सभी लीडिंग मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं। तो फिर मुझे मौका मिला अपने खुशी से फ़िल्मों के बारे में लिखने के लिए, अलग अलग थीम्स पे। तो ये शौक़ काफ़ी सालों से रहा है, 2015 से जब मैं निकली INB से। लेकिन मेरे पास 2022 में अप्रैल में मेरे जो को-एडिटर हैं शांतनु रे चौधरी ऑन बुक के, वो आए और उन्होंने कहा, हमारी मुलाकात एक और फिल्म रिलेटेड प्रोग्राम में हुई। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, सौमित्र चैटर्जी पे एक किताब थी। अच्छा। तो वो बोले कि मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से, तो आप क्या समझते हैं, आप करेंगे? तो उस वक्त मैं बलराज साहनी जी की आत्मकथाएं और उनकी जो बहुत सारे लेख हैं हिंदी में, उनका अनुवाद करना चाहती थी। मैं उसमें बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व थी। मैंने पूरा उसका निकाल लिया था। उसकी कॉपी कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। हाँ, बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। उनकी और उनकी वाइफ जो संतोष साहनी, बलराज साहनी और उनकी वाइफ, इनकी कंबाइंड वर्क्स जो हैं हिंदी में हैं। तो मैं चाहती थी उसको वाइडर ऑडियंस मिले। तो मैं उसमें एकदम घुसी हुई थी कि मुझे ये करना है। तो मेरे पास आया, उन्होंने कहा पहले ये कर लें,
मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छा सुझाव है। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो फिल्म राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, फिल्म वर्ल्ड में मैं बहुत लोगों को जानती हूँ क्योंकि मेरे काम की वजह से। तो मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है, तो चलिए इसी पे काम करते हैं। तो 2 साल लगे तो इसको डिज़ाइन करने में आप दोनों ने साथ बैठकर इसको डिज़ाइन किया? क्योंकि मैंने देखा कि आमतौर पर सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड नहीं किया जाता किसी भी किताब को, और स्पेशली फिल्म से रिलेटेड कोई किताब हो तो इसको 5 अलग अलग सेक्शन और सेक्शन के अलग अलग चैप्टर्स, उसको डिज़ाइन करने के पीछे क्या मंशा रही? जी, जैसा मैंने कहा, इसमें हम चाहते थे कि हमारे अलग अलग तरह के अनुभव हम नई पीढ़ी से शेयर करें। तो जैसे आप पहला सेक्शन देखेंगे मूड्स एंड मेमोरीज, वो एक पर्सनल अनुभव है हर लेखक का। जैसे एक ऑथर है हमारे बड़े रिनाउंड अमिताभ कुमार, आप शायद उनकी किताबें जानते होंगे। उन्होंने निशांत पे लिखी है पहली ही जो हमारा ऐसे है निशांत, जो श्याम बेनेगल जी की बड़ी अच्छी फिल्म थी। विजय तेंदुलकर जी ने स्क्रीन प्ले लिखा था। तो उन्होंने पर्सनली बताया कि मेरा जो अनुभव था निशांत को देख के, मुझे जो प्रभावित हुआ, शायद सिर्फ मैं ही नहीं था। तो इस तरह और लोगों ने भी, चाहे वो श्याम बेनेगल साहब की पिक्चरें हों या जिसको हम पॉपुलर सिनेमा कहते हैं, चाहे वो उस वक्त के सुपरस्टार्स हों, राजेश खन्ना हो, अमिताभ हो, किस तरह कैसेट्स के माध्यम से। एक हमारे मित्र हैं जय अर्जुन सिंह, उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले कैसेट पे सुना, मुकद्दर का सिकंदर और जंजीर का डबल कैसेट था प्रकाश मेहरा। तो मैं सोच के पहले सुनता था कि अच्छा ऐसे भी होता है, फिर विलन ऐसे आता होगा, कैसा विलन होता होगा, प्राण जो आते हैं, फिर अमिताभ उनको डांटते हैं, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस स्टेशन है, सीधा बैठे रहो। तो ये चौंकाने वाली, उस वक्त आपको याद होगा डायलॉग बाजी बहुत होती थी, रिकॉर्ड प्लेयर्स भी चलते थे उस वक्त तो, और गली नुक्कड़ और दुकानों पर भी रिकॉर्ड प्लेयर बजते थे। तो लोग, और विशेष तौर पर शोले के रिकॉर्ड प्लेयर और डायलॉग्स बहुत पॉपुलर थे। तो ठहर के लोग सुना करते थे। बिल्कुल। तो आजकल वो लोग वो अनुभव किसी ने नहीं किया जो हम लोगों ने किया था। जैसे शोले का डबल रिकॉर्ड आया था लाल रंग का, मुझे याद है। एक रिकॉर्ड सिर्फ डायलॉग्स का था और बैकग्राउंड म्यूजिक जो बड़ा ज़बरदस्त आर.डी. बर्मन ने दिया है, और दूसरा गानों का। तो डायलॉग ही हमने इतनी बार सुन लिए कि मुझे आप कोई भी डायलॉग पूछ ले, मुझे मुँह ज़बानी याद है उस फिल्म का। तो जिस तरह मैं बोल रही हूँ कि हम लोग, क्योंकि हम लोग अब लिखते हैं फिल्मों के बारे में, तो हमें लगा कि हम कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। तो कुछ एक सेक्शन वो है, दूसरा आइकॉन्स एंड आइडल्स है, क्योंकि हम सब का कोई ना कोई आइडल हमेशा रहा है, चाहे वो राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, विनोद खन्ना हो, या जो फीमेल स्टार्स आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त रेंज थी तब। एक तरफ जया भादुरी जी जो गर्ल नेक्स्ट डोर हम कह सकते हैं, सीधी सादी सरल बट इतनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने की, चुलबुली, खूबसूरत फिल्में की उन्होंने। और एक तरफ आप देखिए ड्रीम गर्ल कहते थे हम, हेमा मालिनी जी, फिर जीनत अमान जी आई, बिल्कुल अलग। तो आजकल की जो हीरोइन काफ़ी हद तक लगता है एक जैसी हैं, और कोई भी आप ले लें। उसी दौर में पदार्पण हो गया शबाना आज़मी जी बिल्कुल का, वो बिल्कुल ही पैरेलल सिनेमा में देखिए, स्मिता पाटिल जी, शबाना आज़मी जी, इतना ज़बरदस्त दोनों के परफॉर्मेंसेज और रेंज आप देखिए। तो हर तरह की, विद्या सिन्हा फिर आ गई जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते हैं उसमें। तो ये रेंज इतनी अच्छी है कि हमें समझ नहीं आता हम क्या छोड़ें और क्या रखें। तो हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि हर तरह के थीम्स को हम देखें कि फिल्मों में लेडीज़ का रोल, या जो बैड गर्ल हम वैम्प कहते थे, वो भी एक खासियत थी उस दौर की। विलन्स और वैम्प्स जो 70s में ज़बरदस्त विलन्स होते थे, वो आज नहीं है। गब्बर सिंह और तेजा और ये सब, और मोना डार्लिंग तो आज तक, चाहे उन्होंने 70s की फिल्में ना देखी हों, लेकिन आज का बच्चा भी जो है इस डायलॉग के बारे में जानता है। कितने मीम्स हैं आपको पता है शोले पे और मोना डार्लिंग और अजीत जोक्स। तो और फिर हमने कहा, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी खुशकिस्मती से इंडस्ट्री के दोस्त काफ़ी अच्छे हैं। तो उसमें बड़े ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं, हमारे रजत कपूर जी हैं, विशाल भारद्वाज जी हैं, केतन मेहता जी हैं। इन सब ने अपना अपना अनुभव और 70s की फिल्मों में इन्हें कैसे प्रभावित किया एक अच्छा डायरेक्टर बनने में। श्रीराम राघवन जो बड़े ज़बरदस्त आज के डायरेक्टर हैं, तो वो विजय आनंद जी के बड़े जी, तो विजय आनंद उनके ख़ास फेवरेट हैं। उनकी पहली फिल्म जॉनी गद्दार भी जॉनी मेरा नाम से प्रेरित होकर नाम रखा उन्होंने। तो और रजत कपूर जैसे हैं, फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, तो मणि कौल जी उनके टीचर भी थे। तो मणि कौल जी के साथ उन्होंने कैसे काम किया, तो इस तरह फिर सुभाष घई जी से मेरी बातचीत हुई, मोहन अगाशे जी से हुई। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव उन्होंने बताए, क्योंकि सुभाष घई जी ने 70s में ही एंट्री की थी, और मोहन अगाशे जी पैरेलल सिनेमा में ज़बरदस्त रोल कर चुके हैं हर तरह के।
तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने अच्छा सा मेन्यू बनाया है जिसमें आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव और अलग अलग थीम्स पे हर तरह का डिस्कशन मिलेगा। वो मैंने देखा, आपने अभी नायिकाओं का जिक्र किया कि किस तरीके से विविधता थी। एक तरफ हेमा मालिनी थी, दूसरी तरफ नीतू सिंह थी, जीनत तमान थी, और शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल भी वहाँ पर जो है बहुत, और एक और नाम लिया विद्या सिन्हा, वो अपने में एक अलग तरीके की फिल्मों के लिए जानी जाती थी। उसी तरीके से अगर हम लोग एक्टर्स की बात करें, राजेश खन्ना सुपरहिट हो चुके थे, 69 में ही उनकी पिक्चर सुपरहिट हो गई थी। फिर पदार्पण हो गया था अमिताभ बच्चन का, और दोनों में एक कह सकते हैं कि मुकाबला शुरू हो गया था, सुपरस्टार कौन। विनोद खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे। इसके अलावा आपने विद्या सिन्हा जी का नाम लिया, उनके को आर्टिस्ट थे और उनके साथ काफ़ी फिल्मों में काम भी किया अमोल पालेकर। अमोल पालेकर ने एक अलग ही सिनेमा जो है लोगों को दिखाया। बिल्कुल वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है। मैंने देखे चैप्टर्स में तो है, लेकिन वो किस तरीके से फैसिनेट करेगा इस किताब को पढ़ने वालों को। जी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा और खुलासा करना चाहूँगी। जब किताब का आइडिया पहले आया था तो सबसे पहले मैंने सैयद मिर्ज़ा साहब जी से डिस्कशन किया था, क्योंकि वो जब मैं INB मिनिस्ट्री में डायरेक्टर फिल्म थी, वो चेयरमैन थे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, तो पुरानी मुलाकात थी। तो मैंने उनको कहा सर ऐसे ऐसे है, तो बहुत खुश हुए और बोले ये जो आपने दशक चुना है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए इसमें तीनों तरह के सिनेमा थे। मुझ जैसे गरीब डायरेक्टर भी आए थे जिनकी पैरेलल सिनेमा देख की टिकट कोई ख़रीदता नहीं था, बाद में दूरदर्शन पे लोग कम से कम देखते थे, लेकिन कमर्शियल सिनेमा जहाँ ब्लॉकबस्टर थे शोले जैसे, वहाँ ये मिडल ऑफ द रोड सिनेमा जो उस वक्त आया, जिसमें जैसे आपने अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा जी का जिक्र किया, बासु चैटर्जी जैसे डायरेक्टर, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर, गुलजार साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, ये तीन प्रमुख नाम हैं, और बासु भट्टाचार्य भी हैं। तो आप इनकी रेंज उस वक्त 70s में देखेंगे तो आप सच में जीवन के करीब किरदार हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब जीवन के ज़्यादा जी, जैसे कमर्शियल में क्या था, एक लार्जर देन लाइफ होता था। अब जैसे दीवार की स्टोरी आप ले लें, सलीम जावेद जी का बोलबाला था उस वक्त, हाईएस्ट पेड राइटर तब तक कभी नहीं हुए थे 70s में जो आए, खासकर सलीम जावेद। और भी लोग थे, फिर हमारे कादर खान साहब भी आए थे, और उनके साथ जो उनके साथी थे, जैसे उन्हें अमर अकबर एंथनी लिखी, तो वो सिनेमा होता था कि लार्जर देन लाइफ, एक सिंपल लड़का है और फिर वो इतना बड़ा वो स्मगलर और माफिया बन जाता है, और जो अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी को मैच भी करता था। लेकिन ये जो किरदार थे बासु चैटर्जी की फिल्में क्या होती थी, सिंपल घरेलू किस्म की एक लड़की है और घरेलू किस्म का लड़का है अमोल पालेकर, बिल्कुल जिसको बॉय नेक्स्ट डोर आप कह सकते हैं, और उसमें हंसी मजाक भी होता है, जीवन के अलग अलग कठिनाइयाँ भी आपको मिलेंगी। जैसे बड़ी बेहतरीन छोटी सी बात रजनीगंधा है बासु चैटर्जी की, फिर उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ को लेके इतनी प्यारी फिल्में बनाई, खट्टा मीठा बनाई पारसी कम्युनिटी पे, बातों बातों बनाई कैथोलिक कम्युनिटी पे, और सब में ये अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, और चितचोर उन्होंने डायरेक्ट की, इतना खूबसूरत म्यूज़िक दिया था रविंदर जी ने उसमें, जरीना वहाब। तो इन फिल्मों को बड़े कैनवस बाद में उसको रीमेक भी करने की कोशिश की, लेकिन जो चितचोर बन गई वो वैसी फिल्म नहीं बना। ओह जी, शायद मैं प्रेम की दीवानी बनाई थी, पर मुझे बड़ी ख़राब लगी। तो इन फिल्मों को ना बड़े बजट की ज़रूरत थी, ना सेट्स की ज़रूरत थी, और ना वो धुआंधार डायलॉग बाजी और एक्टर, वो साधारण। हाँ, म्यूज़िक ज़रूर बहुत अच्छा होता था, म्यूज़िक उस दशक का बहुत ही प्यारा था। तो अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा की फिल्मों को ज़रूरत ही नहीं थी बड़े बजट की, आप पूरे ड्राइंग रूम में ही एक फिल्म पूरी शूट कर लें। और बासु चैटर्जी इसके लिए माने जाते थे, वो बड़े कंजूस थे, तो रीटेक करने नहीं देते थे एक्टर को, बोलते थे हो गया मैं कर लूँगा, इससे मेरे पास स्टॉक नहीं है। और तो इन लोगों के पास लिमिटेड बजट हो के भी आप देखिए क्या फिल्में बनाते थे। ऋषिकेश मुखर्जी जी को ले लीजिए, आपने जो जिस बात का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा गंभीरता आ गई है। हम लोग जब भी फिल्मों के बारे में सोचते हैं या सोचते हैं कि इस जो है इस चीज़ को करियर बनाया जाए, तो हमें लगता है कि यार पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे थे, उन्होंने बजट फिल्में बनाई, न केवल बजट फिल्में बनाई, वो तमाम फिल्में हिट भी रहीं। तो आज की जनरेशन जो वैसे तो अब बहुत सारे माध्यम हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बावजूद भी सीखने को काफ़ी कुछ मिल सकता है इस आपकी इस किताब से। जी, आप जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब को देखिए, उनकी रेंज देखिए, और उन्होंने
बड़े बड़े एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना के साथ ही 2 फिल्में उन्होंने बनाई। 71 में आनंद आई और फिर आई नमक हराम 73 में शायद। तो दोनों में मतलब उनकी फिल्में इतना स्कोप देती थी एक्टर्स को एक्टिंग करने के लिए। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, अमित एक्टिंग करना हो तो मेरे पास आ जाना। मतलब कि मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी वगैरह तो तुम्हें बड़े बड़े रोल देंगे, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा, मगर जब सीधा साधा एक्टिंग करनी हो तो मेरे पास ऋषिकेश जी ने। हाँ, और माना जाता है कि अमिताभ बच्चन जी, ओम प्रकाश जी इंडस्ट्री में और ऋषिकेश मुखर्जी उन दोनों के पांव छुआ करते थे और बहुत उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। ऋषिकेश जी की रिस्पेक्ट इसलिए भी होती है कि उन्होंने जीवन के आसपास की कहानियों को ढूंढकर उन्हीं सच्चे किरदारों को पर्दे पर पेश किया। बिल्कुल, जो जया जी का भी अगर नाम लेंगे, जया जी उनको ऋषि काकू बोलती हैं। तो गुड्डी से लेकर अभिमान, देखिए कितनी खूबसूरत अच्छी फिल्में, आप कभी भी फिर देखना चाहेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि किताब पढ़ के लोग फिर देखें, चुपके चुपके आप ले लीजिए। इतनी प्यारी कॉमेडी है, उसमें 4 टॉप एक्टर्स हैं, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया बहादुरी जी और अमिताभ बच्चन, मगर चारों इतने अच्छे प्यारे रोल कर रहे हैं। वो उसको मैंने कहा ना, बड़े कैनवस की ज़रूरत नहीं, ना बड़े बजट की है। आप ड्राइंग रूम में सारी फिल्म शूट कर लेते हैं। इतने प्यारे डायलॉग हैं गुलजार साहब के उसमें। गोलमाल देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज़। जैसे उत्पल दत्त और अमोल पालेकर की जो ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं, तो ये भी ऋषिकेश मुखर्जी जी की, और बासु चैटर्जी का मैंने नाम लिया ही, गुलजार साहब को ले लीजिए, इतनी प्यारी फिल्में। उन्होंने जितेंद्र को बिल्कुल मेकओवर दे दिया। वो परिचय, खुशबू, किनारा, इतनी प्यारी फिल्में। कोशिश जो इसमें संजीव कुमार, जया बहादुरी जी, जंपिंग जैक से एकदम उन्होंने एकदम धरातल के एक व्यक्तित्व को चरितार्थ कर दिया पर्दे पर। और इतनी प्यारी फिल्में हैं, वो हमेशा आपको अच्छी लगेंगी। आप खुशबू, किनारा देखिए, मतलब दिल को सुकून देने वाली फिल्में हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। टेंशन थी, टेंशन मतलब अलग किस्म की है। नहीं, टेंशन किसको थी मैं बताता हूँ आपको। गुलजार साहब को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन थी R.D. बर्मन साहब को। उनके जो गीत हुआ करते थे वो थोड़े से टेढ़े हुआ करते थे। आमतौर पर जो है कह सकते हैं कि मात्राओं में बंधे हुए होते हैं गीत और कविताएं, लेकिन वो मात्राओं में नहीं, वो भाव पर ज्यादा काम करते थे, इसलिए मात्राओं पर उतना ध्यान नहीं रहते थे। तो R.D. बर्मन के पास जब जाते थे कि इसकी धुन बना दो, तो कहते थे कि कैसे बनाऊं। और इतना ज्यादा उनकी केमिस्ट्री जब निकल कर आती थी एक गीतकार के तौर पर और एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, जब साथ काम करते थे, उन्होंने कमाल कर दिया। चाहे मेलोडी हो, चाहे संवेदना से भरे गीत हो, दोनों ने बहुत काम किया है। जी, जैसे इजाज़त तो क्या बाद में उसको भी रिफ्लेक्ट करती है? बिल्कुल, उनकी रिलेशनशिप को। जी, एक तो विशाल भारद्वाज जी ने आंधी का जिक्र किया है। आंधी उनकी बहुत पसंदीदा फिल्म है। आंधी के गाने हैं जो, उस पर एक गाने में R.D. बर्मन जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि गुलजार को मैं कहता था भाई मीटर तो बनाने दो मुझे, ऐसे उठ पटांग आप लिरिक्स लिख लाते हो। शायद वो था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। उसके आप बीट्स अगर गिने तो आप सच में समझेंगे बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बीच में एकदम से वो टूट जाता है एक बीट, वो फिर शुरू करते हैं, तुम जो कह दो तो आज की रात। तो और उन्होंने इजाज़त के संदर्भ में कहा था कि यार तुम कल अखबार उठा लाओगे, बोलोगे इस पे गाना बना दो, मेरा कुछ तर्ज बना दो, मेरा कुछ सामान, क्या क्या तुम ले आते हो उठा के। तो दोनों के बीच में बड़ी अच्छी प्यारी तकरार सी होती रहती थी, पर देखिए कितनी अच्छी उन्होंने। और आज भी गुलजार R.D. साहब को याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थे उस इरा में, और उन्होंने बहुत खूबसूरत संगीत दिया था। कल्याण जी आनंद जी साहब थे, उनका बहुत प्यारा म्यूजिक था, लेकिन उस ईरा को कहा जाता R.D. बर्मन ईरा। जी, इस पे हमने बहुत अच्छी चर्चा की है किताब में। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी हमारे एक ऑथर हैं जिन्होंने R.D. बर्मन पे नेशनल अवार्ड विनिंग किताब लिखी है बालाजी विट्टल के साथ। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे लिए S.D. बर्मन, R.D. बर्मन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब जो बाप और बेटा, इनको आप जुदा नहीं कर सकते। इसका उन्होंने विस्तार में ये बताया कि जब आराधना भी बनी थी, अगर आप सोचें, तो वो ये कहते हैं मैं 100% श्योर हूँ कि जो मेरे सपनों की रानी इतना पॉपुलर गाना हुआ, वो R.D. ने ही कंपोज की थी। मतलब काफ़ी वो अपने पिताजी की हेल्प भी करते थे। R.D. बर्मन साहब ने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि लोगों को लगता है कि पिताजी उनकी हेल्प करते हैं धुन बनाने में, लेकिन बहुत सारे कंपोजिशन ऐसी थी जो तैयार तो उन्होंने की थी,
लेकिन वो जानी जाती है एस डी बर्मन साहब के नाम जी से। जी, क्योंकि म्यूज़िक अरेंजमेंट जो होता है ना, आपने एक तर्ज लिख दी, लेकिन उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब बजेगा, उसको अरेंज करना और जी। एक्चुअल रिकॉर्डिंग करना, वो भी तो बहुत बड़ा काम है। तो आप अगर एक्चुअली अरेंजर का बहुत जी जी बड़ा रोल बहुत होता बड़ा है रोल म्यूजिक होता में। है। जी। तो अब 60s में आप देख लें, एस डी बर्मन साहब की धूम थी, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्बम गाइड आप कह सकते हैं। गाइड पे ये बड़ा फेमस है कि देव साहब को उतना फेथ था एस डी बर्मन जी में, ये उनको हार्ट अटैक आ गया था, वो 6 महीने बीमार रहे। इंतजार किया जी, तो उन्होंने इंतज़ार किया, बोला नहीं नहीं मैं दादा किसी और के पास नहीं जाऊंगा, यू गेट बेटर। फिर क्या एल्बम बना आपको पता है। तो गाइड जब आई थी 65 में, उस वक्त आर डी बर्मन काम कर रहे थे तीसरी मंजिल पे। आप सोचिए वो कितनी अच्छी फिल्म है और क्या म्यूजिक है उसमें। वो आर डी बर्मन का ब्रेक थ्रू था। उसमें कहा जाता है कि नासिर हुसैन साहब ने डायरेक्ट तो की थी विजय आनंद ने, नासिर हुसैन साहब जो प्रोड्यूसर थे, वो शमी जी के पास लेकर आर डी को बोलो शमी जी अगर क्लियर करते हैं तो तुम साइन। तो शमी जी ने पहली धुन सुनी, उसमें एक है नेपाली धुन पे बेस्ड है, दीवाना मुझसा नहीं। वो सुन के वो इतना खुश हो गए, बोले वाह। और फिर एक के बाद एक उन्होंने ऐसी ऐसी धुनें सुनाई उनको। मोहम्मद रफ़ी के क्या बेहतरीन गाने हैं उसमें, वो तुमने मुझे देखा, सारे मोहम्मद रफ़ी के हैं। और कहा जाता है कि खुद जो है शमी कपूर साहब भी कहते थे जब इंतकाल हुआ था रफ़ी साहब का कि मेरी आवाज़ चली गई। इतना बहुत उस वक्त बड़ा सुंदर गाने। जी जी। और फिर 69 में शायद जब आराधना बनी तो प्यार का मौसम आई थी, उसका इतना अच्छा म्यूज़िक है, शायद आपको याद होगा। उसमें निसुल्ताना रे प्यार का मौसम आया और तुम बिन जाऊं कहाँ, बड़े प्यारे गाने। वो आर डी बर्मन था। तो मजरू साहब और आर डी बर्मन की जो पार्टनरशिप है वो पहले एस डी बर्मन और मजरू साहब की होती थी। कब से आप सोचिए, सुजाता बंदिनी जो बिमल रॉय की फिल्में हैं तब से, सुन मेरे बंधु रे उनका गाना था दोनों का। तो मजरू साहब एक ऐसे ज़बरदस्त लिरिसिस्ट का भी बड़ा रोल होता है ना, तो मजरू साहब कंटिन्यू कर रहे थे। फॉर्चुनेटली वो नासिर हुसैन साहब के साथ 80s तक और क़यामत से क़यामत तक भी रहे साथ में, जो 88 में आमिर की आई। बिल्कुल। तो ये लिरिसिस्ट जो 50s 60s से थे, लकीली 70s में भी थे। तो इन्होंने जिस तरह लिखा है, साहिल लुधियानवी आप देख लीजिए, कभी कभी होती ही नहीं। वो साहिल लुधियानवी जी की अपनी कविताएं थी, तलखियाँ किताब से। तो यश जी उनके ख़ास दोस्त थे, यश चोपड़ा, पुराने पंजाबी दोस्ती थी दोनों की, बी आर चोपड़ा जी से भी। तो साहिर साहब ने जो फिर उनके के लिए लिखा कभी कभी में, वो आपको पता है वो ज़बरदस्त, मतलब 70s की मैं समझती हूँ एक बेहतरीन फिल्म है 76 की कभी कभी। पुलका.com, पुलका डॉट, वो जो उस कलेवर के कपड़े पहने करते थे वहाँ के किरदार, कलरफुल, उसमें डॉट होता था, उसमें डिज़ाइन होता था, बेल बॉटम्स होती थी। उसके लिए भी आज तक जाना जाता है 70s के किरदार, हीरो हीरोइन, उस पर कितना फोकस रहा है इस पूरी किताब है। उसमें हमने नीति भट्ट का एक ऐसे भी है फैशंस पे, आप कहीं भी देख लें, जैसे डॉन का आप देखें, जीनत अमान किस तरह के कपड़े पहनती थी, या हरे रामा हरे कृष्णा में जब उन्होंने ज़बरदस्त एंट्री मारी। और हर तरह की अलग अलग फिल्में होती थी उसमें। बानू अथैया जी बाद में जिन्होंने ऑस्कर लिया, वो भी तब डिज़ाइन करती थी। शोले के कॉस्ट्यूम्स आप देख लीजिए, वो बड़ा एक आइकॉनिक था। तब डेनिम जीन्स इतना इंडिया में किसको पता नहीं था, और डेनिम जैकेट, डेनिम जीन्स पहली बार शोले से हुआ। और बॉबी के जो कॉस्ट्यूम्स डिम्पल कपाड़िया के आए, वो आज तक लोगों को याद है कि वो पोल्का डॉट टॉप और मिनी स्कर्ट सारे टेलर बनाने लगे इंडिया के। और वो हेयर स्टाइल राजेश खन्ना, अमिताभ का, तो उस वक्त का जो था वो कुछ अलग ही प्रभाव था, जैसा मैंने आपको तो आप संपादन से तो लगातार जुड़ी रही है, आपने बहुत ही सुंदरता से इसको डिज़ाइन किया है इस पूरी किताब को, और आपने कोशिश की है कि पूरे ईरा को इसमें जो है समेट कर लाया जा सके। किताब छोटी है लेकिन इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है 70s को लेकर। अभी आपकी क्या प्लानिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं फिल्मों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आती है, तो बहुत सारे जो हैं दर्शक हैं फिल्मों से जुड़े हुए, क्योंकि फिल्में जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बहुत आकर्षित करती है भारतीयों को, और भारतीयों का एक तरीके से जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है फिल्में। तो क्या आगे की कुछ प्लानिंग?
इसको लेकर? आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर करेंगे। वैसे इसमें एक हमारे राइटर अभिजीत घोष हैं, उन्होंने 80s पे बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मेरे ख्याल से फ्रॉम अर्ध सत्य टू हिम्मत वाला जी। तो 80s का दौर मैं बड़ा ख़राब समझती हूँ, कमर्शियल सिनेमा बड़ा डाउन हो गया था, पैरेलल अच्छा चल रहा था, जो गोविंद निहलानी साहब की फिल्में आने लगी, श्याम बेनेगल जी थे, और ये शशि कपूर श्याम बेनेगल की फिल्में जो 70s से शुरू हुई अपना जुनून से, वो कंटिन्यू कर रही थी। कलयुग और उत्सव जैसी फिल्में बनी उनके बैनर के अंदर। लेकिन बाद में शशि कपूर साहब को कहना पड़ा कि पैरेलल सिनेमा इज जीरो, उसमें उतना रस नहीं है। उसमें उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी के लिए भी कही थी, जो उनकी राइवल फिल्म थी। लेकिन हाँ, हो सकता है हम 60s बड़ा प्यारा दशक है, उस पर भी जाएं, पर 70s हमें लगा कि इसलिए इसका नाम भी स्विंगिंग 70s है, क्योंकि म्यूज़िक, फैशन, बड़े स्टार्स, ये तरह की जो डोमिनेंस थी उस वक्त, तो हमें लगा ये बड़ा यूनिक है। आपने शायद 4 चैप्टर लिखे हैं उसमें, तो 4 चैप्टर्स का चुनाव किस तरीके से किया? तो आपको लगा कि इन विषयों पर काम करना चाहिए, तो मैं ये चैप्टर्स लिखती हूँ? जी, तो ये मैं और मेरे को एडिटर शांतनु जी ने काफ़ी डिस्कशन किया। तो जब हम टॉपिक्स बना रहे थे जैसे, तो हम दोनों ने मिलजुल के फैसला किया। जैसे शालीमार पे मैंने लिखा, तो शालीमार, आप सच मानिए मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म है, मुझे पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। उस फिल्म को लेकर बहुत हाइप था। मेरे फादर उस वक्त जो है एडिटर हुआ करते थे एक न्यूज़पेपर में, उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी थी जी। अच्छी थी कि बुरी थी, पहले ये बताइए। बहुत अपसेट किया था शायद, जैसे एक शान फिल्म थी, उसका बहुत हाइप हुआ था, लेकिन वो हिट नहीं हो पाई थी। ऐसे ही बताया जाता है कि बहुत खर्च किया था और वो उतना शायद क्लिक नहीं कर पाई थी। जी, शालीमार मैंने इसीलिए उसका शीर्षक शायद रखा है, गुड फ्लॉप्स, बैड फ्लॉप्स एंड शालीमार। तो शालीमार यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि आप सोचिए, एक बंदा हॉलीवुड से आता है, कृष्णा शाह, और मतलब उसने उल्टी गंगा बहा दी, हॉलीवुड के एक्टर्स को इंडियन फिल्म में लाया, 2 बार शूट की, अंग्रेज़ी हिंदी में, बड़ा प्रोफेशनल सेटअप बनाया, लंदन में ऑफिस किया, न्यूयॉर्क में फिल्म इंश्योर होती है। शमी कपूर जी का एक रोल है उसमें। शमी कपूर जी बोले पहली बार मुझे प्रोड्यूसर ने चेक टाइम पे दिया है, क्योंकि बड़े प्रोफेशनल वे में। और बजट आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, शोले का बजट 3 करोड़ था, इसका 4 करोड़ था, क्योंकि इन्होंने शूट कितनी बार किया। और टॉप हॉलीवुड के रेक्स हैरिसन जी ऑस्कर विनर हैं ऑलरेडी, जो माय फेयर लेडी में थे, सिल्विया माइल्स, इन सबको लाए ये। तो ऑब्वियसली खर्चा बहुत हुआ, और पहले ही मुहूर्त पे बहुत कुछ खर्चा हो चुका था। जीना लोलो ब्रिगीडा एक फेमस एक्ट्रेस हैं, उनको लेने वाले थे, उनके आने जाने पे ही और उनके लिए इंडिया में कितना खर्चा, पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा इन्हें। तो फिल्म रिलेटेड बड़े कॉस्ट और बड़े झमेले होते हैं। तो वो मुझे लगा एक तरह लोगों को समझना चाहिए कि फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होता। उनकी फैमिली लाइफ अपनी बड़ी अपसेट हो गई थी। जी। समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते 3 कोई बड़े बिंदु जिस वजह से इस किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए। जी, तो पहला तो मैं ये मानती हूँ, पहला बिंदु ये है कि ये दशक एक बड़ा यूनिक दशक था, क्योंकि 3 तरह का सिनेमा पहली बार हमें हिंदी सिनेमा में मिला। तो एक मैच्योरिटी आ गई थी तब तक सिनेमा की, हम कह सकते हैं ये मिडवे था। 1913 में पहली फिल्म रिलीज़ हुई है, राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के जी की, और 2013 में हम 100 साल पूरे कर चुके हैं। तो ये तब तक हिंदी सिनेमा मैच्योर हो गया था, और वो मैच्योरिटी हमें मिलती है मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा और हर तरह के सिनेमा में। कमर्शियल में भी देख लीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट बड़े अच्छे होते थे। दूसरी ये कि डायलॉग्स बड़े इम्पॉर्टेंट थे, राइटिंग और डायलॉग, वो इस दशक में आपको मिलेगा। बुलंदी पे पहुंच गया था सलीम जावेद जी जैसे राइटर्स की वजह से, और डायलॉग्स जैसे सुभाष घई जी खुद अपने डायलॉग लिखते, इतनी पहचान मिली। और लिरिसिस्ट तो थे ही, साहिर जैसे लिरिसिस्ट थे। और तीसरा म्यूज़िक, जो आपने R.D. बर्मन जी का जिक्र किया ही, साथ में ख़याम और जयदेव साहब तब तक आ गए थे, और दोनों मेरे बड़े पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। तो सभी थे उस वक्त, कल्याण जी आनंद जी भी थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे, R.D. बर्मन जी थे। तो बड़ा अच्छा म्यूज़िक, आपको रेंज बहुत अच्छा मिलेगा। जी हाँ निरुपमा जी, आपने समय निकाला और इस किताब के बारे में बताया, और आपने 3 प्रमुख बिंदु बताए, और मैंने ये किताब पढ़ ली है आपसे लेकर, और मैं कह सकता हूँ कि इतने सारे बिंदु हैं इस किताब को लेकर, हर बिंदु को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप के माध्यम से जो है लोगों तक ये किताब पहुंच रही है, ये दशक पहुंच रहा है, और 70 की दशक
की जो वैरायटी ऑफ फिल्म्स हैं वो भी पहुंच रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय निकाला आपने, साक्षात्कार दिया, बात की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष साक्षात्कार में, इस खास इंटरव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, आपसे फिर भेंट होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। देखते रहिए सेंसर टीवी। नमस्कार।